नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आर के बी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हैं इस वक्त कहाँ, नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ में हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। प्रदीप जी वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी लोगों को एकादशी की, आषाढ़ी एकादशी की, सायनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको ईद मुबारक। जो लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं उन सब लोगों को ईद मुबारक। और एकादशी आज कुछ देर के लिए अब विष्णु जी सो जाएंगे, लग रहा है ऐसा है, ये खा गया है। तब तक के लिए बोलिए हर हर महादेव। फिलहाल नारायण नारायण हरि हरि। प्रदीप जी, Yes, sir. both the Yes, sir. festivals have come together effectively. बिल्कुल सर। एकादशी, that is Yes, huge. yes, yes. विट्ठल हरि, मतलब हरि और श्री कृष्ण और रुक्मणी का फेस्टिवल पंढरपुर में इतना जबरदस्त, कहने की हद नहीं। एंड द कॉन्ट्रास्ट देखिए, जो लोग विट्ठल को मानते हैं वो लोग सब फास्ट कर रहे होंगे इस वक्त, उन सब लोगों का फास्ट है। और ईद उल अदा यानी ईद उल जुहा के दिन क्या होता है वो तो आपको मालूम ही है। बट बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है सर, सिर्फ भारत में हो सकता है कि इतने बड़े बड़े दो फेस्टिवल इकट्ठे हो रहे हों और दोनों जो हैं बहुत अच्छे तरीके से लोग मना रहे हों। दिस इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। दिस इज व्हाट इंडिया इज। नाउ दोस पीपल हु डोंट बिल्कुल अंडरस्टैंड सर। इंडिया, दे विल कीप टॉकिंग अबाउट माइनॉरिटीज अंडर थ्रेट, दैट वन अंडर थ्रेट, दिस वन अंडर थ्रेट। मतलब कौन सा थ्रेट, काय का थ्रेट? मतलब मेरी तो समझ के बाहर है। फर्स्ट क्लास चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन हाँ, आज सुनने में ये आया है कि प्रदीप जी, राहुल गांधी जी मणिपुर गए, जैसे किसी बिल्कुल। ऑपोजिशन लीडर को जाना चाहिए। मैं तो मानता हूँ जाना चाहिए, पहले भी जाते थे लोग, लेकिन पुलिस ने उनको रोक लिया। उनको ये लग रहा था कि कहीं और ज़्यादा भड़क ना जाएं। देखिए साहब, एज फार एज द आर्मी इज कंसर्न, द आर्मी इज इन कंट्रोल इन सर्टन प्लेसेस राइट नाउ। और आपने जैसे देखा होगा प्रदीप जी, महिलाओं ने Exactly. फौज का रास्ता रोक लिया एंड द आर्मी रिफ्यूज टू फायर। दे सेड वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग टू take more civilian lives. This is not our job. And I would say hats off to the Indian Army. They refuse to. और ये सिर्फ भारतीय फौज ही कर सकती है सर। कोई And Rahul Gandhi गए थे, as you said, every opposition leader should go there. But there is some problem that has been going on from years. And the recent Manipur High Court order aggravated matters when they thought that even Maital, the other tribals should be given 53% of the population should be given. The Mita Yes, yes, yes. Mita cookies. So they Yes, said कि Mita को भी दे दीजिए। लगता है कि इनको दे दिया तो all the tribal areas में land acquisition होगा, land purchase कर पाएंगे this particular population. सब community मुझे welcome कर रहा है, but सरकार इस टॉपिक, सरकार मुझे रोक रहा है। अरे सरकार नहीं रोक रही है सर, कहीं स्थिति और ना बिगड़ जाए। वैसे ही इतने लोग मर चुके हैं, वैसे ही इतनी आगजनी हो चुकी है। चलिए आप आ गए, आपने अपनी प्रेजेंट रजिस्टर करा दी। एज यू नो, प्रधानमंत्री जी ने तो बिल्कुल बजा दिया है साहब, लोकसभा 2024 के लिए, with the uniform civil code and with so many new schemes which are coming up. I've been told there's a whole new slew of schemes which are coming up, which are going to be huge, and the welfare and the welfare of the people is uppermost in the mind of the Prime Minister. At the moment with us, हमारे पुराने मित्र लक्ष्मण सौजी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। लक्ष्मण सौजी साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। वंदे वंदे मातरम। जय भवानी, जय शिवाजी। जय भवानी, जय शिवाजी। सर आपको आषाढ़ी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस सर। क्या बात है सर। विट्ठल हरि विट्ठल। गए आप सर? आज तो गए होंगे आप, मंदिर गए होंगे आप तो। आज मंदिर में गए, लेकिन 8 दिन पहले पंढरपुर की तरफ यात्रा में, वारी में गया था। क्या बात है सर, वंडरफुल। तो आज आप उपवास हो गया सर कि अभी उपवास है? अभी चल रहा है? उपवास है। अभी भी है। आप उपवास के दौरान हमसे बात कर रहे हैं, क्या बात है सर। जी हाँ, हमारी किस्मत। चलिए सर, आप नेशन नाउ के लिए भी दुआ मांगिए, नेशन नाउ के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। बजट साहब, साहूजी साहब और बीआरएस के चंद्रशेखर राव शायद दोनों एक साथ पंढरपुर गए। करेक्ट लग रहा है मुझे, लग रहा है। लेकिन हम हर साल हमेशा जाते हैं, वो ये आज ये पहली बार आए थे जी, करेक्ट है। लेकिन सुनने में आए तो आपके ही निमंत्रण पर थे। लेकिन ऐसे है, चलो जो भी हो, भगवान के दरबार में तो आ गए। बिल्कुल।
केसीआर साहब भगवान के दरबार में तो आ ही गए, यानी बीजेपी के दरबार में आ गए। हिंदुत्व का महत्व जान रहे हैं सब लोग अभी आस्ते आस्ते। लग रहा है सर, लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज बताएं सर, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने आकर के सीधा बिगल बजा दिया है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा 3 चीजों के ऊपर। जरा ध्यान से सुने सर, लक्ष्मण साहु साहब, छोटा सा सवाल है, आपको मजा आएगा सुन करके। भारतीय जनसंघ के वक्त से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1954 तब से आज तक 3 चीजें, 3 पिलर्स रहे हैं, 3 स्तंभ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ के मैनिफेस्टो के। नंबर 1, रिपील ऑफ आर्टिकल 370। नंबर 2, राम जन्मभूमि मंदिर। और नंबर 3, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो सर, आर्टिकल 370 रिपील हो गया, राम जन्मभूमि हो गया। यह कहा जाता था कि यह नामुमकिन है, नहीं हो सकता, हाहाकार मच जाएगी, ना जाने क्या हो जाएगा हिंदुस्तान में, करके दिखा दिया। अब लग रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, भले ही लोग अभी भी चिल्ला रहे हो, कह रहे हो हम देखते हैं कैसे होगा वगैरह, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको भी कोई रोक सकता है। लक्ष्मण साहु साहब, ये तो सही बात है। जनसंघ की जो निर्मित हुई जी 1951 में 21 अक्टूबर, तो ये निर्मित इसीलिए हुई है कि ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए कोई एक लोगों की पार्टी बने। जी, हिंदुस्तान के संस्कृति के आधार पर, विचारधारा के आधार पर उसका सम्मान होने के लिए कोई राजकीय दल होना चाहिए, कोई राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए। 47 से 52 ये जो 5 साल का पहला मंत्रिमंडल नेहरू जी के कार्यकाल में रहा जी, उनके मंत्रिमंडल से ये इच्छाएं, आकांक्षाएं को तिलांजलि दी गई, ये बहुत जल्दी मालूम हो गया। जिसके लिए स्वतंत्रता हमको चाहिए थी, जिसलिए भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी 200 साल, 250 साल तक, तो जिसके लिए वो लड़ाई हुई, वो मुद्दे पूरे बाजू को कर दिए और कर एक सत्ता का खेल खेलने के लिए नेहरू जी ने जो पहला मंत्रिमंडल बनाया, और पहले मंत्रिमंडल ने 2-2.5 साल में समझ गए उनकी चाल रीति क्या होने वाली है, इनकी दिशा क्या होने वाली है, भारत की दशा ये लोग क्या करने वाले हैं, इसका अंदाजा आ गया। और फिर अपने विचारधारा का कोई एक राजकीय मंच होना चाहिए। तो अपने विचारधारा का राजकीय मंच होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? तो उसमें ये सब आ गया था कि कश्मीर अलगाववाद हमको नामंजूर था, राम जन्मभूमि मंदिर का जो हमारा अस्मिता का मुद्दा था उसके ऊपर जो ठेस पहुंचाई हुई थी उसके लिए भी लड़ाई लड़नी थी, और जो समान नागरिक कायदा जो कानून, ये जो कॉमन सिविल, ये जो होने चाहिए था, इसके लिए ही इसकी निर्मित हो गई थी। लेकिन कांग्रेस का भूल भुलैया इतने सालों तक रहा। स्वतंत्रता के आंदोलन का पूरा फायदा जितने तरीके से कांग्रेस ने उठाया और उसको राष्ट्रीय मुद्दों पर जनमानस लाने के लिए हमको 50-60 साल लगे हैं। उसके लिए हमारी 3 पीढ़ियां खप गई है और अभी जाकर लोगों को इसकी जरूरत ज्यादा महसूस होने लगी है। दुनिया के अन्य देशों के में जो कानून कभी पहले ही मंजूर हो गए थे, समान नागरिक कायदा, ये कानून जो है ये मुस्लिम देशों में भी बहुत साल पहले से लगा हुआ है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में वोट की राजनीति करने के लिए और डिवाइड एंड रूल, ये ब्रिटिश की राजनीति, मुगलों की राजनीति, ये कंटिन्यू करते हुए कांग्रेस ने बहुत दिन तक हमारे हिंदुस्तान के लोकशाही का मजाक उड़ाया। संविधान में इसकी रचना पूरी तरह है, संविधान में इसका प्रावधान है पहले से, लेकिन ये बाजू को रखकर, लोगों को आंखों में धूल झोंक कर इस प्रावधान को बाजू को रखा दिया गया और केवल वोट की राजनीति करने के लिए, लुभावने के लिए, एक झूठा समाज निर्मित के लिए उन्होंने ये प्रावधान के लिए दुर्लक्ष्य किया। और आज 50-60 साल में जाकर जब 2-2, 3-3 पीढ़ियों को जब मालूम होगा जनरेशन को, इसमें हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। इसमें व्यवस्थाएं सब उत्कृष्टता से काम नहीं कर सकती है। अलग अलग कानून से, अलग अलग तरीके से हम जब पिछड़े रह रहे हैं,
दुनिया में डेवलपमेंट के लिए जितने आगे दूसरे देश जा रहे हैं, औद्योगिकरण में जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहे हैं, और ये हमको जो स्पीड ब्रेकर लग रहे हैं, तो ये स्पीड ब्रेकर बाजू को करके जो हमने पहले से तय किया है जनसंघ की स्थापना से लेकर, उसकी जरूरत अभी जैसा जैसा बदल हो रहा है राजनीति में, जैसा जैसा समर्थन मिल रहा है, अन्य दलों के सब लोग उनके दलों की राजनीति, उनका विचारधारा छोड़कर हमारी विचारधारा में शामिल हो रहे हैं और 200 के 302 तक 303 तक चले गए। ये जो जन समर्थन मिल रहा है, तो ये एजेंडा चलाने के लिए, एजेंडा लागू करने के लिए जन समर्थन जारी हो रहा है। और आने वाले चुनाव में अगर ये जारी किया हमने, तो आगे जाकर जनता का समर्थन और मिलने वाला है, क्योंकि जनता के लिए हमारा भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण साजी साहब, हमारी पार्टी कोई परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली, कोई व्यक्ति को बढ़ा देने वाली नहीं है। जी दुरुस्त बात है। यहाँ पर मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहूंगा, शुरू से आज तक ये कहा गया एक राष्ट्र में एक ही झंडा होता है, दो दो नहीं होते, दो झंडे नहीं होते, जिसकी वजह से कश्मीर का जो अलग झंडा था उसको फिर विड्रॉ किया गया कि भाई आप अलग झंडा नहीं रख सकते। आपको याद होगा जब कश्मीर का विलय हुआ था भारत के साथ, तब वहां का चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहलाता था। ही यूज्ड टू बी कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर। शेख अब्दुल्ला जब पहले बने, ही वाज नॉट चीफ मिनिस्टर, ही वाज प्राइम मिनिस्टर। तो वो पोस्ट जो है वो हटाई गई। उसके बाद आके उसी प्रकार मोदी जी ने अब कहा है एक राष्ट्र एक कानून। अब यहां पर लक्ष्मण साजी साहब आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं, आज वैसे भी ईद है, ईद मुबारक। आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि बार बार कांग्रेस और बार बार विपक्ष के जितने भी लोग हैं, गैर भारतीय जनता पार्टी संगठन जितने हैं, वो सब कहते हैं ये देखो बीजेपी आ गई, अपना असली चेहरा बाहर दिखा दिया, अब मुसलमान खतरे में हैं, देखिए एक कानून लेकर के आ रहे हैं, अब इस्लाम खतरे में आ गया। लक्ष्मण साजी साहब, एक कानून से क्या इस्लाम खतरे में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं खतरे में आएगा। अगर ये कानून लाने से मुस्लिम लोगों में क्रांति हो जाएगी और वो राष्ट्रीय विचारधारा में शामिल हो जाएंगे। उनके जो बिजनेस के जो तौर तरीके कांग्रेस ने 50 साल उनका सिर्फ यूज किया, वोट की राजनीति के लिए, न उनकी शिक्षा नीति के बारे में सोचा, न उनके सामाजिक जीवन के बारे में सोचा, न उनके उद्योग नीति के बारे में सोचा, न स्वास्थ्य के बारे में सोचा, न महिलाओं के बारे में सोचा, न युवाओं के बारे में सोचा। और ये सोचना अभी रफ्तार से हो जाएगा और इससे जो भेदभाव आया है समाज में, हमारे देश में, वो कम हो जाएगा। इसलिए पहले 370 जब चला जाएगा तो इन्होंने जो डर बताया था वो डर अभी निकल गया। जब भी उन्होंने यही डर बताया था, ये होने से क्या होने वाला है। जब भारत के उत्तर प्रदेश के मुसलमान को कश्मीर में जब जमीन खरीदने को नई परमिशन मिलती थी, तो वहां हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कहां था? कश्मीर का मुद्दा भारतीयता के साथ जुड़ा हुआ था। अभी जाके व्यापार जब करने लगते हैं तो यूपी का मुसलमान भी कश्मीर में बिजनेस के लिए अपने नाम पर जमीन खरीद कर सकता है। जब उनको लोगों को मालूम आ रही है मुस्लिम और हिंदू के विरोध का मुद्दा नहीं है, आगे जाकर समान नागरिक कानून के बारे में भी यही गलतफहमी जो कुछ फैला देंगे, ये दूर हो जाएंगी, ये हमको पूरा भरोसा है। वंडरफुल। साहू जी साहब, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक पैटर्न तरीके से शरद पवार जी को अटैक कर रहा है। 4 दिन पहले मोदी साहब ने कहा कि परिवारवाद देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, परिवारवाद करप्शन हो रहा है। उन्होंने कहा आप अगर पवार साहब को वोट देंगे, शरद पवार जी को वोट देंगे तो सुप्रिया सुले का बेनिफिट होगा, मगर आप बीजेपी को वोट देंगे तो आम जो जनता है, गरीब जनता है, उनका फायदा होगा। आज कल फिर देवेंद्र फडणवीस जी ने शरद पवार जी पे अटैक कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पवार साहब ने डबल गेम खेला है। सब एन वक्त पर जो सवेरे का जो शपथ विधि था, पवार साहब को सब मालूम था, उसके बावजूद होने दिया और 2 दिन के अंदर उन्होंने चेंज करके हर चीज। तो एक प्लान तरीके से आप पवार साहब को अटैक कर रहे हो, बीजेपी अटैक कर रहा है, मोदी जी अटैक कर रहा है, फडणवीस साहब अटैक कर रहे हैं। 70,000 करोड़ का करप्शन के बाद आपने कह दिया। ये क्यों आज के वक्त पर ये क्यों चल रहा है ऐसे? देखिए साहब, अभी बात ऐसी है,
पवार साहब ये महाराष्ट्र के बहुत पुराने अनुभवी राजनीतिक नेता है। उनके बारे में सबको बहुत बड़ी इज्जत थी, लेकिन लगातार उन्होंने अपने मूल चेहरे पर इतने नए चेहरे लगाए हैं, और हमेशा नए चेहरे से जब सामने जाते हैं तो एक साथ में वो उद्धव ठाकरे के साथ बात करते हैं, एक बार सोनिया गांधी से बात करते हैं, दूसरी बार भाजपा के साथ बात करते थे। ये हमारे संयमित राजनेताओं ने ये मुट्ठी बंद करके रखी थी, क्योंकि रोज रोज वो बातें बोली नहीं जाती है बड़े लोगों के बारे में, लेकिन बड़े लोगों ने बड़े लोगों जैसा रहना चाहिए। वो छोटे लोगों से जब बर्ताव करने लगे तो उनकी कभी ना कभी तो मुट्ठी खोलनी पड़ती है। जब मोदी जी बारामती में गए थे पहले बार, शरद पवार जी के लिए उन्होंने जो गौरवपूर्ण उद्गार निकाले थे कि हमें भी राजनीति में कभी कुछ सीखना है तो हम शरद पवार जी से हमको सीख मिलती है। इतना बड़ा सम्मान देने के बाद शरद पवार जी ने 5 साल 7 साल जो राजनीति किया है वो को न महाराष्ट्र के भले के लिए न किया है, देश की भलाई के लिए न किया है। केवल सांप्रदायिक भड़कावाद करने का और गलत तरीके से देश के पूरे समाजकारण को राजनीतिक सिचुएशन को हैंडल करने का, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हमारा डेवलपमेंट के लिए हमको किस दिशा से जाना है, क्या करना है। करप्शन को बढ़ावा देने के लिए शरद पवार जी का योगदान कोई आंख मिटाकर कोई देख नहीं सकता है। जब 2.5 साल गवर्नमेंट चला उद्धव जी के नेतृत्व में, उद्धव जी तो टोकन थे, जैसे मनमोहन सिंह जी टोकन थे और सोनिया जी सरकार चलाती थी, उद्धव जी टोकन थे और शरद पवार सरकार चलाते थे। ये सबको मालूम हो गया। अभी दाऊद इब्राहिम के साथ में जो मंत्री उनका व्यवहार करता है, वो मंत्रिमंडल में जेल में रहने के बाद भी रहता है, उनको निकालने की उनकी हिम्मत नहीं होती है। करप्शन के लिए वाजे जैसे इंस्पेक्टर को नहीं लेना चाहिए, उसको ले लिया गया और वसूली का टारगेट दिया गया। ये कोई 80 साल में राजनीति का ये क्या अनुभव का क्या देना चाहते आने वाली पीढ़ी को शरद पवार जी? उन्होंने ये कैसे सहन किया? उनके कार्यकाल में, उनके होते हुए ये गवर्नमेंट कैसे ऐसी गलत रास्ते पे चल रही थी? कोरोना काल में जो करप्शन हुआ, आंख पर पट्टी बांधकर शरद पवार जी बैठे थे क्या? और ये जो मैंडेट जनता ने दिया, हम लोकशाही में रहते हैं, प्रजातंत्र में जब है, हमको जो जनादेश मिला था उसके ऊपर उनका जो अनुभवी नेतृत्व था, तो उन्होंने वो सरकार चलने देनी चाहिए थी। ये कौन सा, ये खुद की मनमानी, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सब दलों से बड़ा हूं, मैं देश से बड़ा हूं, मैं राष्ट्र से बड़ा हूं, ऐसा कभी चलता है क्या राजनीति में? हम प्रजातंत्र में रहते हैं, हर एक का सम्मान करने को आना चाहिए। विरोधी दल के नाते या सत्ता के नाते शरद पवार जी ने जो जिम्मेदारी के साथ पेश आना चाहिए था वो उनके कार्यकाल में नहीं हुआ। अभी वो इतने बड़ा नेता होने के बावजूद हमको कम उम्र के लोगों को उनके बारे में कहना पड़ता है, हमको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उन्होंने फडणवीस साहब ने यह भी कहा कि 2019 में उद्धव जी फोन ही नहीं उठा रहे थे, लगातार देव फडणवीस जी फोन कर रहे थे, उद्धव जी फोन नहीं उठा। तो क्या बाला साहब ठाकरे जी के विचारों से दूर इसलिए गए कि उनको सीएम का कुर्सी चाहिए था? देव फडणवीस जी का कहना है कि सीएम का कुर्सी ये बहुत बड़ा लालच था। आज बीजेपी का आरोप है उद्धव जी पे कि फोन इसलिए नहीं उठा रहा था, बाला साहब ठाकरे जी के विचार से बहुत दूर चले गए, बिकॉज एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर कहा कि आप सीएम बनोगे। तो सीएम बनने के लिए विचारधारा क्या आरोप आज के तारीख में जिस प्रकार से फडणवीस साहब एक के बाद एक चीज बाहर निकाल रहा है, ये इसका क्या मतलब है? बोलिए साहू जी साहब। भारतीय जनता पार्टी के साथ 25 साल होने के बाद उद्धव जी ठाकरे जी ने न शिवसेना का स्टडी किया न भाजपा का स्टडी किया, वो बिना स्टडी के मुख्यमंत्री बन गए। क्योंकि अगर वो स्टडी करते थे तो भाजपा का इतिहास उनको, अरे भाजपा जब मायावती जी को मुख्यमंत्री बना सकती है, भाजपा जब नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बना सकती है, अभी भाजपा ने शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनाया है। भाजपा को पहचान नहीं पाए ये लोग। इन लोगों ने समझे भाजपा व्यक्ति केंद्रित पार्टी नहीं है, ये किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी नहीं चलाते। हमको देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, सब समाज की चिंता है, हमको अंत्योदय की चिंता है। भारत में जो गरीब कल्याण की जो विषय 70 साल तक चलते रहे, उसके लिए पहली बार हम कोई तो प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ में ये विकास की यात्रा में उन्होंने शामिल होना चाहिए था। ये स्वार्थ की राजनीति और एक कुर्सी के लिए तुम देश के इसके लिए पूरा छोड़ दे सकते हैं?
बाबा साहब ठाकरे जी ने ये बहुत अच्छी तरह से बोला था कि सोनिया गांधी के साथ में अगर मुझे जाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं मेरी शिवसेना बंद कर दूंगा। जी, कहा था। और ये होने के बाद जिस दिन बाला साहब ठाकरे जी की जिस दिन जयंती है उस दिन कोई राहुल गांधी या सोनिया गांधी उनको फोटो को फूल माला नहीं चढ़ाते, लेकिन राजीव गांधी के पुण्यतिथि के दिन पर उद्धव ठाकरे जी अगरबत्ती जला रहे, फूल चढ़ा रहे, बाजू में करके हाथ जोड़ रहे। कौन सी मजबूरी है इनकी? क्या देश के प्रति, जनता के प्रति, हिंदुत्व के प्रति किसके साथ ईमानदारी है इनकी? समझ में नहीं आता है आपको? लक्ष्मण सावजी साहब, लेकिन उद्धव जी ने तो इस पर भी कोई वक्तव्य नहीं दिया कि कर्नाटक की नई सरकार ने आदरणीय हेडगेवार जी और स्वतंत्र वीर सावरकर जी के ऊपर जो हिस्ट्री बुक्स में चैप्टर थे वो भी निकाल दिए। उद्धव जी का अभी तक कोई वक्तव्य नहीं आया। नहीं साहब, बात ऐसी है, हेडगेवार जी के पाठ किताब में से निकालने के बारे में नहीं, टीपू सुल्तान के समाधि के ऊपर फूल चढ़ाने मुख्यमंत्री के उस दिन भी उद्धव ठाकरे कुछ बोले नहीं जी। अभी उनको औरंगजेब, टीपू सुल्तान ये सब सरीके जो अपनी बाप को मारता है ना वो औरंगजेब होता है जी। फिर वो शरीर से हो या जो विचार से हो, मैं तो खुली तौर पे बोलता हूं जी। दुरुस्त बात। लेकिन यहां पर एक छोटी सी चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप पहले इसके बारे में बोल चुके हैं, अभी आपने बोला है। मैं चाहूंगा कि आप व्यक्तिगत तौर पे शरद पवार जी की राजनीति को आपने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया है, उसका अध्ययन किया है आपने। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो एक मंत्री हैं जिनके ऊपर आरोप है, अभी वो जेल में हैं, कह रहे हैं कि भाई हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर मुझे बेल दीजिए, 1 साल हो गया है, उनके संबंध पाए गए हैं दाऊद इब्राहिम के साथ, उनका व्यवसाय पाया गया है दाऊद इब्राहिम के साथ, उनकी डीलिंग्स हुई हैं दाऊद इब्राहिम के साथ, पैसे का लेन देन हुआ है दाऊद इब्राहिम के साथ, पैसे दिए गए हैं दाऊद इब्राहिम को उनके द्वारा, और उनके जेल जाने के बावजूद शरद पवार साहब ने उनका इस्तीफा नहीं लिया। ऐसा क्यों है? शरद पवार जी को एक दूध पीते बच्चे तो नहीं है, उनको तो मालूम होगा इसका राजनीतिक फॉलआउट, इसका राजनीतिक प्रभाव क्या होने वाला है, तो ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा? लक्ष्मण सावजी साहब। नहीं, हमको भी आश्चर्य वही लगता है कि अगर शरद पवार इतने बड़े अनुभवी नेता है जी, उनको समाज की पूरी नस नस मालूम होती है, तो जरूरतें क्यों नहीं मालूम होती है इनको? स्वार्थ की राजनीति के भागदौड़ में ये देश का, समाज का कल्याण कैसे भूल सकते हैं? कभी ना कभी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। पूरा खानदान राजनीति में है, बेटी राजनीति में है, भतीजा राजनीति में है, पोता राजनीति में है। क्या इनके क्या चाहते क्या है? सत्ता पाकर चाहते क्या है? न महाराष्ट्र का कल्याण, न समाज का कल्याण, जी, जातीयवाद को बढ़ावा देना, 2 जातियों में संघर्ष करवाने को लगाना, किसी एक के पीछे गलत समय पे रहना, किसी एक को छोड़ देना। ये कोई दीर्घ अनुभवी राजनीति के जो ये बर्ताव नहीं हो सकता है ऐसा। इनको चाहिए क्या? अभी 83 साल हो गए, अभी इतने सालों से 70 यानी वो 30-32 साल और ये 23 साल, 60 साल हो गया अगर वो राजनीति में है, तो उन्होंने कैसा पेश आने वाले जनरेशन को वो क्या बताना चाहते हैं? क्या भारत की संस्कृति उनको मालूम नहीं है? हिंदुस्तान की राजनीति उनको मालूम नहीं है? यशवंतराव चौहान जी ने बहुत भरोसे के साथ इनको ऊपर जिम्मेदारी देकर इनको राजनीति में लाया, तो क्या यशवंतराव जी का जो कल्चरल जो उनका जो माइंड था, क्या ये सब भूल गए? ऐसा कैसा चलेगा? और कितने दिन तुम लोगों का ऐसा करके फंसाने वाले हैं? अभी देवेंद्र जैसे एक बड़े नेता ने, कद्दावर नेता ने, जो विचारशील है, आचारशील है, जो महाराष्ट्र के विकास का सोचते हैं और एक राजनीतिक दल के साथ जुड़े, उन्होंने इतने दिन ये बात छुपा के रखी क्योंकि बड़े नेता है, समाज मानस में उनके बारे में गलतफहमियां नहीं जानी चाहिए। इसने 3 साल तक जो राज रखा, संयम से सामने आ गए, लेकिन कभी तो बताना पड़ेगा। अभी विरोधी दल जब पटना में एकत्रित हो रहे हैं, उधर अगर ये शरद पवार के भरोसे पर अगर विरोधी दल को जोड़ना चाहते, उनको मालूम हो जा रही है भाजपा के साथ में आने के लिए तैयार थे। उन्होंने जो कुछ शर्तें रखी होंगी वो मोदी जी ने मानी नहीं होंगी। ये मैं बात आपके सामने बोलता हूं जी। ये भी बातें कभी ना कभी तो बाद में सामने आ जाएगी, इसलिए मोदी जी ने अभी डायरेक्ट खुलकर बोल दिया और देवेंद्र जी ने भी डायरेक्ट खुलकर। ये व्यक्तिगत हमला नहीं है, ये भारत के साथ कल्चरल, राजनीतिक, सामाजिक स्तर पर भावी
दिशा में हमको कहां जाना है और क्या हम करने वाले हैं और क्या नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये प्राकृतिक एक निशान बोल के शरद पवार जी का मुद्दा है, ये सबके लिए है, ये इसके तरफ ऐसे देखना चाहिए। और यहां पर तो ये कहना पड़ेगा, और मैं आई एम श्योर प्रदीप जी विल आल्सो एग्री विद मी, बिल्कुल बिल्कुल कि देवेंद्र फडणवीस जी जितना साफ सुथरा और ईमानदार नेता, मुख्यमंत्री और अब उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की राजनीतिक इतिहास में और कोई नहीं रहा है। भले आप देवेंद्र जी के वर्किंग स्टाइल से आप एग्री करें ना करें, लेकिन साहब उनको उनकी ईमानदारी के ऊपर, उनकी दयानतदारी के ऊपर और डेडिकेशन के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता साहब। देयर इज नो वे। आई मीन ही हैज बीन द मोस्ट ऑनेस्ट लीडर दैट महाराष्ट्र हैज हैड, व्हिच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और तो जब वो बात बोलते हैं ना, जो उन्होंने आज बोला है, जो आज वो बात बोली है, वो विश्वास करने लायक है। इसका मतलब सच बोलते हैं, और सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते साहब, सीधी बात। सर विरोधी दलों की राजनीति ये स्तर पर गई थी कि हर आषाढ़ी एकादशी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विठ्ठल भगवान के पूजा के लिए जाते हैं जी। देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, केवल जातिवाद के आधार पर देवेंद्र जी फडणवीस वहां न पहुंचे, इसके लिए एक गंदी राजनीति इन विरोधी दलों ने की है। महाराष्ट्र की जनता भूल नहीं सकती है। कैसे अपेक्षा की जाए इनकी तरफ से लोकशाही में, प्रजातंत्र में, ये तरीका होता है जी। इसीलिए अभी इनके पूरे जो चेहरे पे चेहरे मुखौटे जो लगाए हुए हैं ना, ये सब फाड़ने के दिन आ गए हैं। अभी तक एक चेहरे का मुखौटा गया है, अभी और बहुत कुछ बाकी है, ये भी मैं आपको बोलता हूं। लक्ष्मण सौजी साहब, कांग्रेस का कहना, एक सेकंड बस एक सेकंड। लक्ष्मण सौजी साहब, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि आज की तारीख में जो पटना में ऑपोजिशन पार्टीज की मीटिंग हुई और आगे जाकर के जो शिमला में होने वाली है, ये कहा जाता है कि गोंद का काम, सीमेंटिंग फैक्टर जो है वो शरद पवार जी ने। आपको लगता है कि क्या वो सफल होंगे लक्ष्मण सौजी साहब? क्या होता है, सच बोला तो शरद पवार जी के ऊपर अभी कोई भी विरोधी दल का भी विश्वास रहा नहीं और हमारा तो बिल्कुल रहा नहीं। कुछ ना कुछ दिखावे के लिए, अपनी दुकान चालू रहने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, इसलिए सब आज करे चल रहा है। 2024 के बाद बहुत दुकानें बंद हो जाएगी इसमें से, उसमें से एक दुकान शरद पवार जी का होगा, मैं आपका आज दावे के साथ बोलता हूं। प्रदीप जी, आप इसलिए बोल रहे हो कि बीआरएस केसीआर के चंद्रशेखर राव उसी क्षेत्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में 600 गाड़ी का काफिला लेकर पंढरपुर में आए और बहुत सारे एनसीपी के ही लोगों को बीआरएस में शामिल कराया। एनसीपी के लोग पश्चिम महाराष्ट्र, देवेंद्र फडणवीस जी ने शरद पवार को ठोकते हुए कहा कि ये 4 जिले का पार्टी है और एक ही प्रांत के हैं जो पश्चिम महाराष्ट्र के हैं। तो वहां पर ही आपका संगठित केसीआर के साथ गठबंधन, अनेक जो बोल रहे गठबंधन साफ नहीं है, बट केसीआर का कहना है कि मैं पार्टी का एक्सपेंशन कर रहा हूं और पार्टी का एक्सपेंशन पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, इस तरफ। तो ये आप एक ही काम कर रहे हो, ओवैसी को भी बी टीम लगा दिया, ये केसीआर का भी सी टीम लगा दिया। ये विपक्ष शरद पवार जी, एनसीपी का कहना ये सब आपका चाल है, बीजेपी का चाल है। तो आपका इसी चाल के हिसाब से आपका कहना है कि शरद पवार जी और एनसीपी का रहना मुश्किल है, 2024 से पहले खत्म हो जाएगा, यही कहना चाहते हो? नहीं, आप चैनल वाले हैं, आप मीडिया के बहुत महान आदमी हैं, आप अनुमान निकाल सकते हैं ऐसा, लेकिन हमारा अनुमान ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सीधी गरीब कल्याण की, देश उन्नति की सोच है, वो सोच पर हम चलने वाले लोग हैं। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो 26 दलों का समर्थन था जी, और एक दल ऐसा था उसके एक ही मेंबर थे जी। रमाकांत खलप जी जो थे, गोवा से आते थे, वो एक पार्टी के एक ही मेंबर थे और मंत्री थे। इसलिए सबको साथ में लेकर चलने का हमारा इरादा है, हम किसी प्रतिशोध की राजनीति में जाते नहीं है। जो जो राष्ट्रीय एजेंडे पर चलेगा वो साथ में आएगा। अभी जो तेलंगाना में चुनाव है, जो केसीआर के खिलाफ जो दल है उनका और हमारा वहां जमता है। आप हम कैसे बोल सकते हैं, आप कैसे बोल सकते हैं यहां इसके लिए ये हो रहा है करके? जो जो अपने राजनीतिक दल के लिए जो जो प्रावधान है हमारे संविधान में, उसके आधार पर जो जो दल चलेगा चलेगा, और जब तक जनता उनके समर्थन में हो चलेंगे।
जिस दिन जनता का समर्थन कम हो जाएगा वो बंद हो जाएंगे। ये जनता के समर्थन के ऊपर, तो हम जनता के समर्थन कर ऊपर बड़े हुए हैं, हम किसी एक के मेहरबानी के ऊपर से बड़े नहीं हुए हैं। 50 साल का संघर्ष है, जनता के दिलों में हमने विश्वास जताया है। दूसरे दल के नेता आज हमारे दल में आने के लिए जो तैयार है, हम उनको आप उस दल में है इसलिए लेते नहीं, ऐसा नहीं बोलते। आओ हमारी विचारधारा अगर आप जुड़ जाते हैं, कल्याण है, सब मिलकर करेंगे। अभी हम अगर ये सोचेंगे ये आदमी कल कांग्रेस में था आज कैसे ले लेंगे, लेकिन उनके पास जनाधार है, और जनाधार वाले नेता अगर हमारी विचारधारा हमारे एजेंडे पे चल रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। जी, दुरुस्त बात, इसमें क्या है, दुरुस्त बात। लेकिन लक्ष्मण साहू जी साहब, आपसे अभी पहली बार मुलाकात हो रही है। आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका के दौरे के बाद आपके मुताबिक जो अमेरिका का दौरा रहा प्रधानमंत्री जी का, उसका क्या प्रभाव पड़ा देश पर और बाकी दुनिया पर? आपके मुताबिक आपका व्यक्तिगत विचार क्या है, मैं जानना चाहता हूं। एक तो बात ऐसी कि हमारी गलत फहमियां जो रहती है बाहर, देश के बाहर, वो गलत फहमियां कम होने के लिए इसका सबसे बड़ा उपयोग हो जाएगा आगे। दूसरी बात है, जहां यहां के लोग जो वहां है, उन लोगों को भारत के पंतप्रधान की छवि दुनिया में क्या है आजकल वो देखने को मिल गई। सिर्फ वहां के नहीं, दुनिया के सब देशों को मिल गई। और जिस मुद्दे से हमको परेशान किया जाता था पहले से जी, कोई भी बात होने, तो हमको पाकिस्तान के मुद्दे पर इतना डराया जाता था, हिंदुस्तान को इतना डराया जाता था कि हम कोई गुनहगार थे। लेकिन पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा वर्ल्ड मैप से क्रॉसिंग का जो निकाल दिया गया जी, ये कोई एक दिन की बात नहीं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का काम का तरीका है, विश्वास दिया है। और फ्यूचर हम एक पृथ्वी एक विचार वसुधैव कुटुंबकम, ये विचारधारा के आधार पर जो जा रहे हैं, उसकी जो बुनियाद रखी गई है, ये दौरे में उसका एक अच्छी तरह से बैठक प्राप्त हो गई है, ऐसा देखने बोलना पड़ेगा। वो औद्योगिक क्षेत्र पर हो जाएगा, राजनीतिक क्षेत्र पर हो जाएगा, हेल्थ के क्षेत्र, शिक्षा नीति के ऊपर हो जाएगा, सभी क्षेत्रों में इसका असर होने वाला है। और एक स्वाभिमान आ गया है, जो नया जनरेशन आज महाविद्यालयों में पढ़ता है, जिनको हिस्ट्री थोड़ी बहुत मालूम होने जा रही है, और जिनको फ्यूचर का उनके सामने एक सवालिया निशान खड़ा होता है, वो सवालिया निशान कम होने में इसकी मदद हो जाएगी। सब जगह पे जो औद्योगिकरण के जो एक रण लग गया था वो खुला हो जाएगा। हमारी जो युद्ध सामग्री के, हम जो आत्मनिर्भर बनने जा रहे थे, आज दूसरे देशों में हमारी जब युद्ध सामग्री हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी, ये सब भारत की जो छवि है, ये दुनिया में प्रोजेक्ट होने के लिए, प्रकाशमान होने के लिए ये दौरे का अपने को ज्यादा फायदा। देखो मुद्दे के आधार पर ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 40 100 बातें हो गई, लेकिन आमतौर पर 140 करोड़ लोगों में दिलों में इसकी क्या अभिमान हो जाएगा, क्या स्वाभिमान हो जाएगा, क्या आत्मनिर्भर हो जाएगा, क्या विश्वास आ जाएगा, ये इसमें बढ़त हो गई है, ये तो मानना पड़ेगा। इस देश का अगर कोई भला कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा नेता और भाजपा भला कर सकता है, ये विश्वास लोगों में आ गया है। क्या बात है सर, वंडरफुल। चलते चलते लक्ष्मण साहू जी साहब, चलते चलते तो हम ये समझें कि 350 पक्की हैं लोकसभा में 2024? नहीं सर, 350 क्या होता है, थोड़ा कम लगता है। मैं तो 400 मैंने आपको पहले से बोल के जब मैंने एक बार 400 बोला है तो मैं 50 अमेरिका के दौरे के बाद 400 के 350 कैसे हो जाएंगे, 400 के 402, 403, 405 ऐसे हो जाएंगे। जबरदस्त जबरदस्त। और एक और छोटी सी बात, आज राहुल गांधी जी मणिपुर जाने की कोशिश करी उन्होंने कहा कि मैं मरहम लगाने जा रहा हूं, दोस्ती कराने जा रहा हूं, शांति की स्थापना करने जा रहा हूं, लेकिन वहां का जो स्थानीय प्रशासन है उन्होंने उनको रोक लिया, जाने नहीं दिया। उसके ऊपर अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपने जान करके राहुल गांधी जी को वहां पर रोक लिया, आप उनको जाने नहीं दे रहे क्योंकि आप चाहते हैं कि ये जंग वहां पर जारी रहे। लक्ष्मण साहू जी साहब, इतनी अच्छी चर्चा में मुझे मणिपुर के बारे में चर्चा करते हुए बहुत खेद है जी कि पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो पिछले 8-9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने जो जो प्रयास किए हैं लोगों को देश के लिए जोड़ने के लिए, जो अलगाववादी लोग थे, जो नक्सलाइट लोग थे, जो लड़ने वाले लोग थे, भारत के खिलाफ थे,
किसी न किसी तौर तरीके से उनको भारत की राष्ट्रीय विचारधारा में लाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। जी उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं, उनके हेल्थ के बारे में प्रयास किए, एजुकेशन के बारे में किए हैं, और सब स्टेट में एक अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। लेकिन मणिपुर में जो हो रहा है, ये मणिपुर का जो मुद्दा है, उसको ये बोलना कितना सही है, समर्थनीय नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना का इंटरफेरेंस उसमें ज्यादा है। और चाइना के साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी जाकर क्या बात करके आए, उन्होंने देश को बताना चाहिए। पहली बात, कोई भी अधिकार नहीं होते हुए ये लोग चाइना में जाते हैं, चाइना के साथ बातचीत करके आते हैं। क्या मसूदा है, क्या पेपर है, क्या डायलॉग है, ये श्वेत पत्रिका कांग्रेस ने पब्लिश करनी चाहिए थी। राहुल गांधी को हक क्या मिलता है मणिपुर जाने को? उसको अमेठी में उनकी कुछ रही नहीं है, वो मणिपुर जाके क्या करेंगे? क्या परिपक्व नेता है राहुल गांधी जी? नेशनल हेराल्ड के केस में जमानत पे बाहर है, और ये क्या करेंगे मणिपुर जाकर? मणिपुर का मुद्दा, मणिपुर का हिंसाचार बढ़ाने के लिए अगर चाइना वहां हेल्प करता है, और ये चाइना में जाकर बातें करके आते हैं, और ये क्या उधर शांतता प्रस्थापित करेंगे? इनके जाने के ऊपर हमको पूरा शक है, ये कोई आग बुझाने के लिए जाने वाली, आग लगाने के लाइन में जो नाम आएगा उनमें गांधी घराने का पहला नाम आएगा मणिपुर के लिए। क्या बात करते हैं लोग? राइट, दैट्स जस्ट अबाउट इट। लक्ष्मण साहू साहब, एक बार फिर आपको आषाढ़ी एकादशी की बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। ग्रेट प्लेजर एज ऑलवेज टॉकिंग टू यू। नमस्कार सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। पांडुरंग 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 पांडुरंग। Vitthala, Vitthala. विठ्ठल, हरि विठ्ठल, हरि विठ्ठल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। It's always a great